ईवीएम भी खराब है और हम लोगों का दिमाग भी खराब। तो ईवीएम को भी ठीक करना है और साथ साथ दिमाग को भी ठीक करते रहना है। नहीं तो हो क्या रहा है, हर महापुरुष आता है, समझाता है, बताता है, तैयार करता है, हम तब तक नहीं समझते जब तक वो चला नहीं जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा। क्या हमें पता नहीं है, इस देश में जब बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों को शासक बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और अगर 10 साल तक बाबा साहब अंबेडकर और जीवित होते तो आज ये लड़ाई हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर फाइनल करके जाते कि 15 और 85 हम हैं, 15 वो लोग हैं। अब 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा। जब ये नारा दिया गया तो ये बात नहीं कही गई, काशीराम साहब की मौत के बाद ये बात नहीं कही गई कि ये मौत नहीं है स्वाभाविक, ये मर्डर है। तो ये मर्डर क्यों हो रहे हैं, क्या हमें ये बात पता नहीं है? और इसी उत्तर प्रदेश में जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने नारा दिया, एक कमेरा है, एक लुटेरा है, लुटेरा से सावधान हो जाओ, कमेरे इकट्ठा हो जाओ। और जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने नारा दिया तो क्या इसी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाया गया? बहुत देर से बातें हो रही है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम तोड़ना है, ईवीएम फोड़ना है, ईवीएम हटाना है। निश्चित रूप से खराब है, निश्चित रूप से हटाना है, लेकिन ईवीएम भी खराब है और हम लोगों का दिमाग भी खराब है। तो ईवीएम को भी ठीक करना है और साथ साथ दिमाग को भी ठीक करते रहना है। नहीं तो हो क्या रहा है, हर महापुरुष आता है, समझाता है, बताता है, तैयार करता है, हम तब तक नहीं समझते जब तक वो चला नहीं जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा। क्या हमें पता नहीं है, इस देश में जब बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों को शासक बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और अगर 10 साल तक बाबा साहब अंबेडकर और जीवित होते तो आज ये लड़ाई हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर फाइनल करके जाते। क्या हमको पता नहीं है कि इस देश में जब बैकवर्डों ने अपनी मुहिम शुरू किया, बिहार के अंदर त्रिवेणी संघ के लोगों ने जब कांग्रेस जैसी ब्राह्मणवादी पार्टियों से टिकट मांगा, तो उन लोगों ने तमाम प्रकार के बहाने बनाए। कभी कहा खद्दरदारी चाहिए, कभी कहा टैक्स देने वाला चाहिए, कभी कहा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला चाहिए। और जब ये सब खोज कर ले गए बैकवर्ड क्लास के लोगों ने, तो कहा क्या वहां जाकर साग भाटा बोना है, क्या वहां जाकर गेहूं धान पैदा करना है, क्या वहां जाकर भैंस दूहना है, गाय दूहना है? क्या हमें पता नहीं है? क्या हमें यह बात पता नहीं है कि जब इस देश में जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने यह नारा दिया कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। जब जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने इस देश में नारा दिया तो इंदिरा गांधी ने उनकी गोली मारकर हत्या करवाया। क्या हमको पता नहीं है? क्या हमें इस बात का पता नहीं है कि इस देश के अंदर और इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया कि 15 और 85 हम हैं, 15 वो लोग हैं। अब 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा। जब ये नारा दिया गया तो ये बात नहीं कही गई, काशीराम साहब की मौत के बाद ये बात नहीं कही गई कि ये मौत नहीं है स्वाभाविक, ये मर्डर है। तो ये मर्डर क्यों हो रहे हैं, क्या हमें ये बात पता नहीं है? और इसी उत्तर प्रदेश में जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने नारा दिया, एक कमेरा है, एक लुटेरा है, लुटेरा से सावधान हो जाओ, कमेरे इकट्ठा हो जाओ। और जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने नारा दिया तो क्या इसी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाया गया, उनकी हड्डी हड्डी नहीं तोड़ी गई? और जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत हुई तब भी यह सवाल खड़ा हुआ कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है, हत्या है। और उनके परिवार के कुछ लोग जो उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज वहीं जाकर खड़े हैं जिन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ऊपर लाठीचार्ज कराने का काम किया था, जिन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ऊपर जिनके ऊपर आरोप लग रहा था, उन्हीं को
उन्हीं के साथ जाकर खड़े हो गए। तो हमें समझने की जरूरत है। हर बार ये होता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत फंसना। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत फंसना। लेकिन बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और हम फंस जाते हैं, और हम फंस जाते हैं, फिर हमारा शिकार हो जाता है। ये हो रहा है, इसे बदलना होगा। ये दिमाग खराब है। अगर हमारा दिमाग ठीक हो जाए, एक दिन में अमन मेश्राम साहब का ऐलान होगा, एक दिन में ईवीएम का बंदोबस्त होगा। लेकिन दिमाग ठीक करना पड़ेगा। हम बहुत कहते रहते, क्या कहते रहते हैं? अभी देश की जो परिस्थितियां हैं हम भी बताते रहते हैं। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। आप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी की डिग्री ले लो, लेकर घूमते रहो, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार लखनऊ से 4th क्लास की भर्ती निकली, इतने पीएचडी वालों ने, इतने बीएड वालों ने, इतने डीएड वालों ने, इतने बीए वालों ने, इतने एमए वालों ने, इतने बीएससी वालों ने, इतने बीपीएड वालों ने, इतने लोगों ने फार्म भर दिया। सरकार पागल हो गई, किसको चपरासी पर रखे और किसको हटाए। इतने बड़े बड़े डिग्री वाले आ गए हैं, सरकार ने भर्ती कैंसिल कर दिया। इस उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है। और परीक्षा होती है अगर भर्ती की, तो पेपर लीक जरूर होता है। पेपर लीक बहे बगैर कोई परीक्षा नहीं हो रही है। इसका मतलब है नहीं कि पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब यह है पेपर लीक करवाया जा रहा है। आपकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। आपको लगना चाहिए, इस प्रदेश के, इस देश के नौजवान को लगना चाहिए, नहीं सरकार तो रोजगार देना चाहती है, लेकिन क्या करें, पेपर लीक हो गया, अब फिर से परीक्षा होगी, फिर जाना है। तो ये बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस देश का किसान एमएसपी गारंटी मांग रहा है। भाई हम जिस माइक पर बोल रहे हैं, इसको जिसने बनाया उसने इसका दाम रख लिया। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उसको जिसने बनाया उसने उसका दाम रख दिया। हम आप जिस गाड़ी में आए हैं, उसको जिसने बनाया उसने उसका दाम रख दिया। तो हम किसान हैं। अगर हम फसल पैदा कर रहे हैं, आजादी के 75 साल में किसान को उसकी फसल की कीमत रखने का अधिकार नहीं मिला। क्या चल रहा है देश में? कैसा लोकतंत्र है और हम कैसे सरकारें चुन रहे हैं? हमें समझने की जरूरत है। महिलाओं के ऊपर प्रतिदिन अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन वही अन्याय अत्याचार करने वाले जब आ जाते हैं मैदान में, तो तरह तरह के बता करके, कभी जाति का वास्ता देकर, कभी धर्म का वास्ता देकर। अभी तो गाना चल गया कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत सारे लोगों को पागल बनाया जा रहा है। अरे भाई, या तो राम को भगवान मत कहो, और अगर भगवान कहते हो तो लाने की बात मत करो, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान सबको लाए हैं, भगवान को किसी ने नहीं लाया है। क्या मूर्ख बनाने का कार्यक्रम बना रखा है, और हम लोग बन रहे हैं। मूर्ख बनाने में उनको फायदा है, बनने में हमारा कौन सा फायदा है? महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसानों की परेशानी चरम पर, सब कुछ चरम पर है, और आरक्षण खत्म किया जा रहा है। एक एक चीज बेची जा रही है, एक एक चीज बेची जा रही है, चर्चा हो रही, निजीकरण हो रहा है। अडानी जी को दिया जा रहा है, अंबानी जी को दिया जा रहा है, फलाने जी को दिया जा रहा है, ढकाने जी को दिया जा रहा है। चर्चा ये हो रही है। ये चर्चा देश में नहीं हो रही है कि आरक्षण जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था वो सरकारी जगह पर है। जब ये सरकारी बिक जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये चर्चा नहीं हो रही है। हो क्या रहा है? ये सब होने के बावजूद फिर क्या होता है? नहीं, बात तो सब सही है, बात तो पटेल जी की भी सही है, बात तो अमन मेश्राम साहब की भी सही है, बात तो सब सही है, लेकिन वोट कैसे दे दे? वोट में तो हमारा बिरादरी का कैंडिडेट आया है, तो पटेल जी के कहने से वोट कैसे दे दे? वो अमन मेश्राम साहब के कहने पर वोट कैसे दे दे? वो तो भाजपा ने हमारी बिरादरी के कैंडिडेट को टिकट दिया है, सपा ने हमारी बिरादरी के कैंडिडेट को टिकट दिया है, फला ने हमारी बिरादरी के कैंडिडेट को टिकट दिया है। हम उसको वोट दे दें, हम इसको कैसे दे दें? फिर वो लोग ये भी पलझा देते हैं कि अरे वोट खराब कर लोगे, वोट तुम्हारा खराब हो जाएगा, जिसको वोट दोगे वो हार जाएगा, तो वोट खराब हो जाएगा। अरे बताओ, इस देश में किसकी संख्या ज्यादा है? किसकी संख्या ज्यादा है? अगर हमारी संख्या ज्यादा है, हम वोट दे ही देंगे तो हार कैसे जाएगा? और चलो एक बार कुछ कमी रह जाएगी तो अगली बार पूरा नहीं कर लेंगे।
तो ये क्यों नहीं समझ में आता है? तो ये दिमाग में भी गड़बड़ी है। अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर समर्थन करते रहोगे, वोट डालते रहोगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो हक अधिकार दिया है वो हक अधिकार खत्म हो जाएगा। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बैकवर्डों की पार्टियां बढ़ने लगी। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो देश भर में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की पार्टियों की, मूल्यवासी बहुजन समाज की पार्टियों की यह हैसियत बन गई थी कि हमारे बगैर दिल्ली में किसी की सरकार नहीं बनती थी और देश के कई राज्यों में हमारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों की सरकारें होती थी। यह हैसियत बन गई थी। जब यह हैसियत बन गई, जिन लोगों ने आपको हजारों साल से गुलाम बनाया है, जिन्होंने कहा कि साग भाटा बोने के लिए जाना है, जिन्होंने कहा कि अनाज पैदा करने के लिए जाना है, जिन्होंने कहा दूध दोहने के लिए जाना है, जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आरक्षण लागू किया, तो जिन लोगों ने नारा लगाया कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा छूरा, और जब राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने आरक्षण लागू किया, तो जिन लोगों ने नारा लगाया राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चलाओ, आज वो लोग आपका भला करने वाले हैं। उन लोगों को लगा ये लोग तो दिल्ली में सरकार बना लेंगे, कहा रोकना पड़ेगा। काशीराम साहब कहते थे कि मनी, माफिया, मीडिया ये तीन हमको रोकते हैं, तो काशीराम साहब ने उनका प्रबंध किया। मनी का कहा एक नोट एक वोट दो, और एक नोट एक वोट लिया लोगों से और लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारी संख्या ज्यादा थी, एक वोट एक नोट ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना दी, कई राज्यों में एमपी एमएलए पैदा कर दिया। काशीराम साहब ने कहा बूथ कट जाओ, जब बूथ पर भी हमारी यूनिट मजबूत हो जाएगी, मीडिया कुछ भी बोलती रहे तो मीडिया का भी मुकाबला कर लेंगे, तो मीडिया से भी लड़ लिया। और जब बूथ पर रहोगे, बूथ पर लड़ो, बूथ लुटने नहीं देना है, वोट डलवाना है, वोट डालना है, उसके लिए लड़ो। और जब हमारे लोग लड़ने लगे तो माफिया भी फेल होने लगे। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, और जब इन लोगों का दिमाग खराब हो गया तो ये लोग ईवीएम मशीन लेकर आए। अब माफिया की जरूरत नहीं है। मनी तो अपना काम कर रहा है, इलेक्टोरल बांड तो थोड़ा सा है, वो तो लिखा पढ़ी में सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट की वजह से कितना बिना लिखा पढ़ी का चल रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो पैसे का तो खेल आप देख ही रहे हो, केवल पैसे तक मामला नहीं है। मीडिया किस प्रकार से गुलाम हो गई है अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मीडिया का नाम गोदी मीडिया कुछ लोगों ने रख दिया, कुछ लोग मोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग और कुछ मीडिया कहते हैं, हम लोग उसको ब्राह्मणवादी मीडिया कहते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं। तो मीडिया का ये हाल है, मनी का उपयोग है, माफिया की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? पहले माफिया बूथ लूटता था, अब ईवीएम बूथ लूट रही। माफिया लूटता था तो हम लोग लड़ना शुरू कर दिए थे, अब ईवीएम लूटता है तो पता नहीं चलता है, तो कैसे होगा? और चुनाव आयोग का कहता है ईवीएम सही है, सही है, सही है, सही। अरे सही है, मैं तो गांव में जाता हूं, गांव का रहने वाला हूं, गांव में मीटिंग लेता हूं। मैंने गांव के लोगों से पूछा ईवीएम समझ में आता है तुमको? कहा बटन दबाते हैं जाकर। हमने कहा जहां बटन दबाते हो उसकी गिनती होती है कि दूसरे की होती है? कहा ये तो नहीं पता है किसकी होती है। हमने कहा कितनी यूनिट होती है ईवीएम में? कहा ये सब नहीं पता है। हमने कहा 3 यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है जहां तुम बटन दबाते हो, एक वीवीपैट होता है जहां तुमको दिखाई देता है, और एक तीसरा कंट्रोल यूनिट होता है। तुम जहां बटन दबाते हो उसकी गिनती नहीं होती है, तुम जहां देखते हो उसकी गिनती नहीं होती है, गिनती तीसरे की होती है जिसको तुम जानते ही नहीं कि उसमें क्या होता है। अरे संविधान कहता है चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। जब वोटर को चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं पता है तो चुनाव पारदर्शी कैसे है? वोटर को पता ही नहीं हमारा वोट उसमें कैसे जा रहा है, तो
चुनाव पारदर्शी कैसे है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके पेपर ट्रेल मशीन लगवाया, लेकिन ये नालायक लोग उसकी गिनती नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अगर उसकी गिनती हो गई तो क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो हम चुनाव जीत रहे हैं वो चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए साथियों, ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आपको मेश्राम साहब को सुनना है, हमको भी मेश्राम साहब को सुनना है। इतना ही कहना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद लोगों का दिमाग ठीक करो और ईवीएम ठीक करने की तैयारी रखो। जैसे मेश्राम साहब का आदेश होता है ईवीएम को ठीक करने का काम करो। दिमाग ठीक करोगे तब ईवीएम लोग ठीक कर देंगे। इसलिए लोगों का दिमाग ठीक करना जरूरी है। और जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर वोट डालना बंद कर दो अगर अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो, अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो। और ये भी समझ लो, जो लोग बाहर लड़ते हैं, अंदर जाकर मुस्कुराते हैं, बैठकर खाना खाते हैं, वो नहीं लड़ सकते। जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतर जाए, वो लोग क्या लड़ेंगे आरएसएस बीजेपी से, ये समझ जाओ। और वामन मेश्राम साहब जो विकल्प खड़ा करने के लिए कह रहे हैं, उस विकल्प को खड़ा करने के लिए केवल वोट ही नहीं, जान की बाजी लगानी पड़े तो जान की बाजी लगाने का काम करो। भारत में जितने विकल्प हैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ये नया विकल्प खड़ा करोगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।